जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि हम कोरोना से 4 कदम आगे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कोरोना वायरस टेस्ट की रिपोर्ट आई निगेटिव। तबीयत बिगड़ने के बाद कोरोना संक्रमण की कराई गई थी जांच। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को कोरोना पॉजिटिव। दोनों को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में कराया गया एडमिट। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सिरसा के पंचायत भवन में किसानों से की मुलाकात। मेरा पानी मेरी विरासत योजना से किसानों को कराया रूबरू। हरियाणा के 8 खंडों में शुरू की गई योजना। देहरादून के आईएमए में 10 जून से होगा पासिंग आउट परेड का आयोजन। 423 कैडेट होंगे पास आउट। सभी रूटों को किया गया डाइवर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अपने विभाग में बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सरकारी कॉलेजों के प्राचार्य, प्रधानाचार्य और आचार्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। लॉकडाउन 5 के बाद में लगातार जो जीवन है जो पटरी पर लौटा, धीरे धीरे सरकारी कार्यालयों की बात करें, सरकारी अधिकारी, तमाम मंत्रीगण अपने अपने काम काज में लौट कर ऑफिस में लगातार जो बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। हमारे साथ मौजूद है उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी साहब, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने कल बैठक ली और पहली बार सचिवालय लॉकडाउन के बाद गए, क्या कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा की गई? देखिए, पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया। कोरोना की वजह से हमारा पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में था और ऐसी परिस्थितियों में हमारे राजस्थान के विश्वविद्यालयों की सारी जो परीक्षाएं उस समय चल रही थी मार्च के महीने में, वो एक बार स्थगित हो गई। चूँकि अब लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ हम सब लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे मॉल्स खुल रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो रहा है और सारी छूटें दी जा रही है और लोग सामान्य कामकाज की तरफ अब अपना अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब हमारी परीक्षाएं 2 महीने तक से स्थगित है, राजस्थान के विश्वविद्यालयों की शेष रही परीक्षाओं का आयोजन करवाना और अगला शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करना, ये 2 बड़े कार्य अति आवश्यक हैं और इन दोनों ही कामों के लिए हमने पूरा विचार विमर्श करने के बाद में ये निर्णय लिया है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह से राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों की जो शेष रही परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ की जाएगी। उसमें चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा लोग या ज़्यादा विद्यार्थी एकत्रित नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखना है, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। इन तमाम बिंदुओं को मद्देनज़र रखते हुए सरकार की एडवाइजरी का पालन हो, हम परीक्षाएं आयोजित करवाएंगे और जुलाई के सेकंड वीक से प्रथम चरण में सबसे पहले यूजी और जो पीजी के हमारे विद्यार्थी हैं उनकी फाइनल ईयर की परीक्षाएं सबसे पहले हम आयोजित करेंगे और उसके बाद क्रमबद्ध रूप से जुलाई के बाद में आगामी महीनों में जो फर्स्ट ईयर हमारे सेकंड ईयर के यूजी के स्टूडेंट हैं या पीजी के जो हमारे प्रीवियस के स्टूडेंट्स हैं, उनकी परीक्षाएं भी क्रमबद्ध रूप से सभी राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों को करवाने के निर्देश दिए गए हैं और इस संबंध में अतिशीघ्र राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय जिनकी जितनी परीक्षाएं शेष है उन परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए टाइम टेबल भी अतिशीघ्र विद्यार्थियों को के सामने जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो समय पर पूरी तैयारी कर सकें और एग्जाम में भाग ले सकें। परीक्षाएं भी 2 पारियों में आयोजित, हमेशा 3 पारियों में परीक्षाएं आयोजित की जाती है, लेकिन चूँकि कंजेस्टेड नहीं हो, ज़्यादा भीड़ एकत्रित नहीं हो, ज़्यादा विद्यार्थी एक साथ नहीं बैठे, तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने 2 पारियों में परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिससे कि बीच में सैनिटाइजेशन का पूरा
एक परीक्षा से दूसरे परीक्षा के बीच की जो अवधि है उसमें पूरा सैनिटाइजेशन किया जा सके। तो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी सबसे अहम जिम्मेदारी है। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री महोदय के भी निर्देश हैं कि सरकार की एडवाइजरी का पूरा ध्यान रखते हुए विद्यार्थियों की शेष रही परीक्षाएं आयोजित की जाए और उनके मूल्यांकन का भी कार्य शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए। और उसके साथ साथ आगामी शैक्षणिक सत्र है वो ऑनलाइन हम जल्दी प्रारंभ कर देंगे और धीरे धीरे हम इस शैक्षणिक सत्र को जैसे जैसे हमारी परीक्षाओं के परिणाम आएंगे, 12th का रिजल्ट आएगा तो फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हम तमाम जो हमारे शेष रहे हुए कार्य हैं और आगामी जो शैक्षणिक सत्र है उसको प्रारंभ करेंगे। तो ये हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री भवन सिंह जी भाटी साहब ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी परीक्षाएं होगी आगामी दिनों में तो उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा और सैनिटाइज सब जगह से किया जाएगा और तमाम जो व्यवस्थाएं दिखी जाएगी। 2 पारियों में एग्ज़ाम होगा ताकि किसी भी प्रकार की जो भी गैदरिंग नहीं हो, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो पूरा विशेष करके ध्यान रहो। सहयोगी केदार शर्मा के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। भीलवाड़ा में बजरी माफिया द्वारा एसडीएम के ड्राइवर की हत्या के मामले को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पुनिया ने प्रदेश सरकार से बजरी माफिया से सांठगांठ का आरोप लगाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की है। क्योंकि राजस्थान में कोई गृह मंत्रालय है या जिस तरीके से खैरिश तो कोरोना से पहले भी थी, लेकिन कोरोना के दौरान अपराधों की संख्या में तो कमी आई है, लेकिन उसके संगीन होने की संख्या में कमी नहीं आई है। हम पिछले दिनों देखते हैं तो गैंगरेप की अनेक घटनाएं हुई हैं, छेड़छाड़ की हुई हैं, लेकिन इसके साथ हत्या, लूट और डकैती। और कल ही जो ताज़ा तरीन जो बातें हुई हैं नरेश काशनिया की जयपुर में, राजधानी में और मुख्य सड़क पर जिस तरीके से वारदात हुई है, अब वो जिन भी हालत में, लेकिन वो सच्चाई सामने आनी चाहिए। और इसी तरीके से सरकार बजरी माफियाओं के चंगुल में किस तरीके से काम करती है, इसका नज़ारा कल जहाजपुर के भीलवाड़ा में देखने को मिला है कि जहां एसडीएम के ड्राइवर को कुचल के संदिग्ध तरीके से उसकी मौत हो गई। मुझे लगता है कि ये सामान्य वारदात नहीं है और किसी जिम्मेवार गृह मंत्री उसको जवाब देना चाहिए। और जो भी दोषी है, कोई भी व्यक्ति हो, उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की अगर घटनाएं सामने आती हैं तो मैं समझता हूँ समाज में एक बहुत नकारात्मक संदेश जाता है। विपक्ष का काम तो इस्तीफा मांगने का है, लेकिन हमारा काम है कि हम संजीदगी से, संवेदनशीलता से लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरें और उस दिशा में हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने पहले 25,000 टेस्ट प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा था, जिसे हासिल कर लिया गया है और अब अगला लक्ष्य 40,000 जांचें प्रतिदिन करने का रखा गया है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अब कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार का पूरा ध्यान टेस्टिंग पर है। 74.24 मतलब 100 आदमी अगर पॉजिटिव है तो 75 आदमी उसमें से रिकवर हो रहे हैं ऑलमोस्ट। इससे ज्यादा रिकवरी रेट क्या हो सकती है? ये कंट्री में नंबर 1 है। और भारत सरकार ने 10 बड़े राज्यों के डाटा जारी किए अभी, उसमें राजस्थान टॉप पे है। हर में एक्टिव केसेस के मामले में हमारे केसेस बहुत कम है, करीब 2,500 केसेस एक्टिव केसेस है। पॉजिटिव केसेस 11,000 हो सकते हैं, एक्टिव केसेस उसमें से 2,500 रह गए और रिकवरी रेट 8,000 से ज्यादा रिकवर हो गए। तो 74.24% होना अपने आप में उपलब्धि है। ये हमारे इंतजाम जो किए हैं मुख्यमंत्री जी के माइक्रो लेवल प्लानिंग का कमाल है कि राजस्थान में जो लोग पॉजिटिव हैं उनकी रिकवरी इतनी शानदार है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो। ये मैं समझता हूँ क्योंकि 5,18,350 टेस्ट किए हमने पूरे कंट्री में। 40 लाख के करीब टेस्ट हुए अब तक, उसमें राजस्थान ने 5,18,350 टेस्ट किए हैं। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 0 से हमने शुरू किया था 2 मार्च को, आज 25,150 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी है और 15 दिन बाद 40,000 टेस्ट पर डे करने में हमारी स्थिति होगी, जो कि कंट्री की हाईएस्ट स्थिति होगी। ये हमारे बराबर काम चल रहा है। और जो 15 जिलों में हमने टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू की है अभी तक, 21 जगह पे हो रही 15 जिलों में।
कल एक जिले को और परमिशन मिल गई सिरोही को, वो 16वां जिला हो गया। और मुख्यमंत्री जी की इच्छा है हर जिले में जिला मुख्यालय पर टेस्टिंग फैसिलिटी हो। आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान, क्योंकि कोरोना के बारे में कोई नहीं कह सकता कब तक चलेगा ये, कोई कह रहा अगस्त में पीक आएगा, कोई कह रहा सितंबर में पीक आएगा। ऐसी परिस्थिति में वेल इक्विप्ड होना चाहिए। ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, इसको हमने फुली यूटिलाइज किया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए राजस्थान में। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने बूथ संपर्क अभियान शुरू किया है। 8 से 14 जून तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया। राजस्थान के समदड़ी में मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक पत्र लिखा। वो पत्र लेकर सभी कार्यकर्ता डोर टू डोर, जन जन तक, घर घर तक पहुंची और इसी को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। विषय रखा, सरकार की योजना के बारे में बताया और ये कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 1 साल जो पूरा हुआ है उस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने एक पत्र लिखा है और वह पत्र सभी के घर तक पहुँचे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह पत्र देकर हर घर तक पहुँचे, इसका ये अभियान है और इसके अंदर हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और जिसके अंदर उन्होंने आम आदमी के स्वास्थ्य की कामना भी की है और साथ ही उन्होंने उनके द्वारा जो पिछले 1 साल में काम हुए उनके बारे में जानकारी दी। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने को लेकर विश्व बैंक पोषित चल रही राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना 30 जून को बंद होने जा रही है, जिसमें तमाम किसानों और कर्मचारियों को रोजगार मिल रहा था, लेकिन वो अब बेरोजगार होने वाले हैं। ये जो RFCP परियोजना को बंद करने का जो निर्णय लिया है, इससे राजस्थान के सभी किसानों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। सरकार का ये सपना था कि किसानों की आय दुगनी की जाए, तो ये सीधा किसानों का इससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा था, किसानों को सीधा लाभ मिल रहा था। इससे किसानों को बहुत नुकसान होगा और किसान महापंचायत के तमाम कार्यकर्ता हम जल्द ही आंदोलन करेंगे। अगर सरकार ने 1 हफ्ते में इस पर निर्णय नहीं लिया तो राज्य सरकार इस पर लगातार सकारात्मक रुख अपना रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, केंद्रीय कृषि मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दें और राजस्थान में जो राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना है इसको लागू लगातार किया जाए, इसका समय अंतराल बढ़ाया जाए ताकि किसानों को सीधा लाभ मिल सके, उनको सीधा फ़ायदा मिल सके। संगठन लगातार, हम किसान संगठन सभी मिलके मीटिंगें करके हम जल्दी इस पर बड़ा निर्णय लेंगे। अप्रूवल है जो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया था इसको, ये 27 मार्च 2012 को इसका अप्रूवल हुआ था और इसकी जो डॉक्यूमेंटेड जो प्रारंभिक तिथि थी वो थी 1 मई 2012 और इसको एक्चुअली इसका जो क्लोजिंग होना था ये होना था अप्रैल 2019 में, पिछले साल इसका क्लोजिंग होना था, परंतु हमारे प्रयासों से इसको 2 एक्सटेंशन ऑलरेडी मिल चुके हैं। एक तो पहला जो एक्सटेंशन था वो अक्टूबर 2019 तक था, उसके बाद में पुनः इसको एक्सटेंड किया सरकार ने हमारे रिक्वेस्ट पे, और जो 30 जून 2020 है। अभी भी हम चूंकि कोविड में जो एक तरह से 2 से 3 महीने का जो ब्रेक आया है, तो नेचुरली कोविड की वजह से जो एक्टिविटीज़ हम आगे नहीं कर पाए हैं, तो हम ये उम्मीद कर रहे थे, हमने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसको करीब 6 महीने का और एक्सटेंशन दिया जाए। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके में 6 जून 2020 को प्रेम प्रसंग के चलते ऑनर किलिंग के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके के गांव लायकपुरा की थार में 6 जून 2020 को युवक और युवती के प्रेम प्रसंग के चलते लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसपी
मृदुल कच्छावा ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और प्रारंभिक पड़ताल में मृतकों का एक ही परिवार से जुड़ा होना सामने आया। कुछ दिन पूर्व राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव कसियापुरा में जो डबल मर्डर हत्याकांड हुआ था, उस क्रम में जो है पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मृतक जो लड़की थी उसका पिता, उसका भाई और एक चाचा, ये तीनों मुख्य आरोपी हैं जो कि घटना में शरीक थे। अन्य आरोपीगण जो है उनके भी तलाश के लिए जो है पुरजोर कोशिश की जा रही है। आगामी समय में उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सिरसा के पंचायत भवन में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसानों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने योजना का विरोध करने पर विपक्ष की चुटकी ली और कहा कि विपक्ष तो विपक्ष है, विपक्ष का काम केवल विरोध करना है। लेकिन अब तक 55,000 हेक्टेयर भूमि पर किसानों का स्वेच्छा से धान नहीं लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना इस योजना की सफलता को उजागर करता है। अब जिन इलाकों में एक मुहिम हमने चलाई है कि जो हमारा पानी का संकट है इसको कम करने के लिए एक तो तरीका है कि जहाँ जहाँ से पानी हमको मिलना है उस पानी को हम हरियाणा में कैसे लाएं। उसमें चाहे एसवाइल की बात है, चाहे हांसी बुटाना की बात है, और चाहे लखवार डैम है, किसाऊ डैम है, रेणुका डैम है, इन डैम से हमारे हिस्से का पानी हमको मिले। और दूसरा पार्ट है कि जो हमारे पास पानी है इसका प्रबंधन हम ठीक से करें। तो उस प्रबंधन में पहली बार 30 साल के बाद हमने दक्षिण हरियाणा की टेल्स पर ये पानी पहुंचाया। 300 टेल ऐसी थी जहाँ 25-30 साल से पानी नहीं पहुंचा था, हमने वहाँ तक भी पानी पहुंचाया। वर्षा का पानी है वो भी वहाँ तक पहुँचे, और आगे पीछे भी अगर थोड़ा पानी सरप्लस है तो वहाँ तक हम भेजते हैं। साथ ही ग्राउंड वाटर, इसको जो लगातार हम दोहन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसके कारण से लेवल 12 साल के अंदर डबल गहराई हो गई है पानी की, यानी 2 टाइम्स डीप पर ये पानी हो गया है। अब इस स्पीड से अगर चलते रहे तो आने वाले 10-12 साल के बाद जहां आज 40 मीटर गहरा है वहां 80 मीटर हो जाएगा, जहां आज 60 मीटर है वहां 120 मीटर हो जाएगा। तो ये पानी की जो इतनी गहराई बढ़ती जा रही है, इससे हमारा जो पानी है वो खत्म होता जा रहा है भूगर्भ में। हरिद्वार जिला पंचायत कार्यालय में जिला शिक्षा समिति की बैठक की गई, जिसमें समिति के अध्यक्ष राव अफाक और जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी समेत कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। 4 साल बाद हुई इस बैठक में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील, सभी छात्रों के बैंक अकाउंट खोलने, सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में 25% बीपीएल परिवारों के एडमिशन समेत लॉकडाउन के कारण 4 महीने की फीस माफी समेत कई प्रस्ताव पास किए गए। में जो गवर्नमेंट ने हमें निर्देश दिए हैं, हाई कोर्ट के भी आदेश आए हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट के भी निर्देश हैं, तो उसमें जितनी फीस गवर्नमेंट ने निर्धारित करी है, हाई कोर्ट की तरफ से जो निर्देश हैं वही लेंगे स्कूलों वाले। अगर उसके अलावा वो कोई ज़्यादा फीस लेंगे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोविड-19 क्वारंटीन एवं कोविड केयर सेंटरों की आपको बता दें कि क्वारंटीन एवं कोविड केयर सेंटरों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए भारत सरकार में संयुक्त सचिव निधिमणि त्रिपाठी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम नैनीताल पहुंची। इस दौरान टीम ने जिले में स्थापित किए गए कोविड सेंटर और क्वारंटीन सेंटर्स का निरीक्षण किया। ले रहे थे कि किस प्रकार से कोविड-19 को कंटेन करने की स्ट्रैटेजी उत्तराखंड सरकार और मिलों ने बनाई है। जिला नैनीताल में बीच में बहुत ज़्यादा केसेस आ गए थे, इसलिए हमारे सरकार ने यहाँ के लिए भी टीम भेजी थी। बट जिले की तैयारी बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत एक बृहद कार्य योजना बनाई हुई है और उसके आधार पे वो काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ की क्वारंटीन सेंटर को भी हमने देखा, हमारी टीम के केंद्र सरकार के ये लोग सभी एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने उनसे काफ़ी सारे सवाल पूछे और सारी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। और हमें यहाँ इसलिए और देखना था कि हमने मैदान के तो देखे थे, लेकिन पहाड़ की एक अपनी अलग परेशानियाँ भी होती हैं और अलग स्थिति होती है, इसलिए हम देखना चाहते थे कि यहाँ की भी सुविधाएँ सब कुछ सही है कि नहीं। तो काफ़ी ठीक व्यवस्था है और ये लोग ट्रेंड है, सब कुछ इनको पता है क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए।
सीमांत क्षेत्र खटीमा नगरपालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में नगर में जलभराव क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। समस्या देख रही हूँ, आज मेरा तीसरा दिन है यहाँ। समस्या को देखते हुए पानी भरा, ये डिग्री कॉलेज की जो रोड है इसमें आए दिन पानी भरता है, तो यहाँ आगे निकासी नहीं है, तो वो इसको देखते हुए जेसीबी को बुलाया गया है, सफाई कराई जा रही है। बाकी देखते हैं आगे निकासी नहीं हो रही, इस वजह से समस्या निदान नहीं हो पा रहा है। तो जो यहाँ प्लॉटिंग है, जो यहाँ प्लॉटिंग करी है, उनको चेतावनी दी जाएगी, यहाँ से अपनी प्लॉटिंग में पानी की निकासी दी जाए, नहीं तो अन्यथा कार्रवाई की नोटिस दी जाएगी। प्रयास है कि बरसात से पहले जो नालियाँ हैं इनको हम सफाई करा दें। इसके टेंडर भी कर दिए हैं, टेंडर का इसकी एस्टीमेट बन गए, टेंडर होने हैं। हम चाहते हैं कि जो हर वर्ष पानी का जलभराव की समस्या आती है उससे शहर वालों को निजात मिले, उससे जो आफत आती है उससे मिले, राहत मिले। हम चाहते हैं, इसीलिए आज जेसीबी मंगवा रखी है। यहाँ पानी चौक होता है डिग्री कॉलेज में, इसकी सफाई का अभियान चल रहा है। उत्तराखंड को शहीदों की भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ कई ऐसे वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने मां भारती की रक्षा करने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, और ऐसा ही साहस उत्तराखंड के जवानों ने कारगिल युद्ध में भी दिखाया है। इनके इसी अदम्य साहस की कहानी को सबके जहन में जिंदा रखने के लिए इन वीर सपूतों की याद में काशीपुर में शहीद स्थल मनाया गया। अपने कार्यकाल में चूँकि वो पिछले चेयरमैन हमारे मुकेश मल्होत्रा जी थे, उनके कार्यकाल में पार्क बना था, और उसके बाद से उसमें बहुत सारी शिकायतें रही कि यहाँ पर इस तरह के लोगों का अड्डा हो जाता है, शाम को ऐसा सामाजिक तत्व वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसको लेकर के हमने एक व्यवस्था बनाई थी कि हमारा चौकीदार शाम को वहाँ पर ड्यूटी करेगा, और जो इस तरह के तत्व हैं उनको खासतौर से उन पर नज़र रखेगा, उसकी रिपोर्टिंग करेगा। और उसके अलावा हमने वहाँ पुलिस प्रशासन को भी ये सब लिख के दिया था कि यहाँ पर इस तरह के तत्व होते हैं, वहाँ पर उनका ध्यान रखा जाए। तो ये व्यवस्था हमने करी थी, चपरासी प्रॉपर हमने वहाँ पर रखा था। इसके अलावा उसके सौंदर्यीकरण को लेकर के कितना ध्यान रखा गया था और आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया था उसमें? उसके सौंदर्यीकरण के लिए कई बार हमारे पास में बातें आई थी, शहर के लोग भी उसके लिए जागरूक थे। तो जो भी वहाँ की व्यवस्थाएँ थी टूटी फूटी, उसकी जो रेलिंग थी, उस सब हमने रिपेयर कराया। पार्क को हरा रखने के लिए पानी की दिक्कत थी, वहाँ पर हमने मोटर सब लगवाई। उस समय ये बहुत ख़राब जगह थी, कूड़ा करकट पड़ा रहता था। उस समय नगर पालिका के अंदर जिस समय मैं चेयरमैन था, उस समय ऐसा कोई पार्क भी नहीं था। तो मेरे दिमाग में एकदम से बात आई कि क्यों ना इसे कारगिल शहीद के नाम पर, दुनिया कारगिल इतना बड़ा काम हुआ है, उनके नाम पर कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। तो मैंने वहाँ पूरा डेवलप करके एक बहुत बड़ा सुंदर पार्क बनाया था। उसमें रात में लाइटें जलती थी, फुब्बारे चलते रहते थे, बड़े बड़े हवड़ियाँ सब तरीके से, और उसमें शहर की आसपास की एक से एक अच्छी फैमिली की लेडीज़ तक आके घूमने आया करती थी और वहाँ रहती थी। तो वो सोच के हिसाब से उस समय तक मैं जब था, मैं खुद उसमें आके खुद देखता था उन्हें, उस पार्क को और उन पार्कों को देख के अपने आप खुद, उसमें कोई अराजक तक तो नहीं बैठे, कोई ये तो नहीं हो रहा, कोई शराब पीने लोग बहुत से कभी पहुँच जाते थे तो उन्हें सब हटवा देता था। जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी और पार्कों का नहीं होगा तो पर्यावरण कैसे सुधरेगा? लोगों को ज़रूरत तो ज़रूर है, हर आदमी चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं अच्छी जगह घूमूं। नहीं, इसमें अगर इस तरह की गतिविधियाँ हो रही तो इसको बलपूर्वक रोका जाएगा इनको। और वर्तमान में तो इसमें दिन में हम लोग देखते हैं कि जीरो वेस्ट की हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और पार्किंग प्लेस हैं, इसके अभी टेंडर भी हम लोग करने वाले हैं ताकि नगर निगम की आय में वृद्धि हो सके। और ये जो नशे वाली बात आप बता रहे हैं, तो मैं निश्चित तौर पर स्थानीय जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बात करूँगा कि इस पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। अच्छा, जो इसकी दुर्दशा अपने आंसू बहा रही है, इसकी रखरखाव को लेकर के जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था भी नज़र नहीं आ रही। गंदगी का अंबार लगा हुआ वहाँ पर, और जो फव्वारा वगैरह लगाया गया था वो भी सब कुछ तेज हुआ पड़ा। यहाँ तक कि सूत्र बताते हैं कि जो उसमें सामान लगा हुआ था जैसे मोटर वगैरह वो भी सब चोरी कर लिया गया। तो इसको किस तरीके से दूर करा जाएगा? इसको दिखाता हूँ क्या स्थिति है। वैसे तो अभी ये जो हमारे बगल में पार्क है, इस पर एक मल्टीप्लेक्स का प्रोजेक्ट अभी बन रहा है ताकि निगम को एक निश्चित आय हो सके इसके बारे में। और लेकिन ये जो चोरी वगैरह की बात आपने बताई, अभी स्टोर में ताकत के इसको दिखा देता हूँ क्या स्थिति। आने वाले लोगों समय में ये कारगिल निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा पार्क बनेगा। यह यहाँ पर जो भी एक प्लान है, प्लान के तहत इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे इसमें। और इसमें मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया
एक मल्टीप्लेक्स बनने का, इसमें एक कंपोजिट बिल्डिंग बनने का, जिसमें पार्किंग का भी प्रावधान है, उसका भी एक प्रस्ताव है। ये सब अभी जो है विचारों के स्तर पर है और अगर निगम के भीतर कोई अगर सरकारी परिसंपत्ति है तो उसका बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल करने का। देखिए, हमने अपने कार्यकाल में, चूँकि वो पिछले चेयरमैन हमारे मुकेश मेहरोत्रा जी थे, उनके कार्यकाल में पार्क बना था और उसके बाद से उसकी में बहुत सारी शिकायतें रही कि यहाँ पर इस तरह के लोगों का अड्डा हो जाता है, शाम को ऐसा सामाजिक तत्व वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसको लेकर के हमने एक व्यवस्था बनाई थी कि हमारा चौकीदार शाम को वहाँ पर ड्यूटी करेगा और जो इस तरह के तत्व हैं उनको खासतौर से उन पर नज़र रखेगा, उसकी रिपोर्टिंग करेगा। और उसके अलावा हमने वहाँ पुलिस प्रशासन को भी ये सब लिख के दिया था कि यहाँ पर इस तरह के तत्व होते हैं, वहाँ पर उनका ध्यान रखा जाए। तो ये व्यवस्था हमने करी थी, एक चपरासी प्रॉपर हमने वहाँ पर रखा था। इसके अलावा उसके सौंदर्यीकरण को लेकर के कितना ध्यान रखा गया था और आपके द्वारा क्या क्या काम किए गए थे उसमें? उसके सौंदर्यीकरण के लिए कई बार हमारे पास में बातें आई थी, शहर के लोग भी उसके लिए जागरूक थे। तो जो भी वहाँ की व्यवस्थाएँ थी टूटी फूटी, उसकी जो रेलिंग थी, उस सब हमने रिपेयर कराया। पार्क को हरा रखने के लिए पानी की दिक्कत थी, वहाँ पर हमने मोटर सब लगवाई और बराबर एक सफाई कर्मी को वहाँ नियुक्त किया गया जो उसकी रेगुलर रोजाना सफाई करे और जो भी लोग शहर के वहाँ पर आते थे शाम को, उनको कोई असुविधा ना हो। यानी माना जाए कि आपके कार्यकाल के दौरान भी ये आम जनता के लिए एक गुलजार हुआ करता था, लोग वहाँ आकर के बैठा करते थे, सुकून के पल हासिल करते थे। नहीं, बिल्कुल, हमने इसको एकदम खुला छोड़ा हुआ था, बल्कि रात को भी हम लोगों ने उसको गेट को हमने बंद ही किया था। गेट खुला रहता था और शहर के लोग जब भी अपनी सुविधा के हिसाब से आए बैठे। पार्क था, पार्क का फ़ायदा भी मिलना चाहिए शहरवासियों को, उसके लिहाज से हमने उसका पूरा ध्यान रखा है। कोरोना महामारी के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन ने जहां अपराध के ग्राफ पर तेजी से लगाम लगाया था, वहीं पर लॉकडाउन में छूट के बाद देश के ज्यादातर पुलिस बलों में एक बार फिर अपराध दर बढ़ने को लेकर चिंता जताई जा रही है। माना जा रहा है कि पुलिस बलों की चुनौती आने वाले दिनों में बढ़ेगी, क्योंकि लॉकडाउन प्रतिबंध से बाहर आने के बाद भी कोविड प्रबंधन से जुड़ी ड्यूटी कई स्तरों पर जारी रहेगी। समय से सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि लॉकडाउन था तो किसी की हिम्मत बाहर आने की नहीं हो रही थी। अभी जो छोटे मोटे घटना करने वाले लोग हैं वो थोड़ा सक्रिय हुए हैं और चूंकि इस टाइम पर माहौल भी कुछ इस टाइप का है कि काफ़ी समय से लोगों को कुछ करने को नहीं मिला है, तो इसमें हम लोगों ने पुलिस को निर्देशित कर दिया गया। सभी जगह पुलिस अलर्ट है और कल ही भगवानपुर में भी कोई पकड़े गए हैं इस संबंध में, तो उसके बाद सभी को मैसेज जा चुका है कि इस प्रकार के कोई भी पुराने जितने भी चोर उचक्के जो भी रहे हैं उन सब के विरुद्ध तत्काल उनको जानकारी करते हुए उनके बारे में उनका लोकेशन क्या है। उत्तराखंड के सतारगंज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बिजली, पानी और स्कूली बच्चों की फीस माफ करने की मांग की गई। बारां के मांगरोल कस्बे में गेहूं की तुलाई नहीं होने से दर्जनों किसान रात भर से भूखे प्यासे परेशान रहे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ने मंडी पहुंचकर कोई सुध नहीं ली। बताया जा रहा है कि एफसीआई के दोनों अधिकारियों का तबादला हो गया है, ऐसे में दूसरे अधिकारियों ने अभी चार्ज नहीं लिया है। ऐसे में अपनी उपज समर्थन मूल्य पर तुलाई के लिए आने वाले किसानों को भूखे प्यासे रहकर मंडी में तुलाई शुरू होने का इंतजार करना पड़ रहा है। अनलॉक 1 के तहत खोले गए तमाम मंदिरों में जहां राज्य सरकार और जिला प्रशासन अपने अपने तरीकों से लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने का प्रयास कर रहा है, हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष तौर पर सैनिटाइजिंग टनल लगाया गया है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।